Business organization and management, important short questions. Unit 1, introduction to forms of business. Question number 1, objectives and functions of business. मेन ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या रहता है बिजनेस का? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्राइमरी गोल ऑफ ए बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट फॉर सस्टेनेबिलिटी. मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस जो चलाते हैं वो क्या रहता, मेन उन लोगों का गोल क्या रहता बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना बोल के. फॉर सस्टेनेबिलिटी बोले तो अगर प्रॉफिट आया तो उससे जो लोग जो है सो वर्कर्स को जो है सो सैलरी देते और जो है सो प्रॉफिट आने की वजह से इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म में जो है सो रन कर सकते. तो ज़रूरी है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना हर बिजनेस का प्राइमरी गोल रहता. वो गोल के हिसाब से बिजनेस को जो है सो हर कोई बिजनेसमैन स्टार्ट करता. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. बिजनेस एम टू मीट. बिजनेस का एम क्या रहता? टू मीट कस्टमर नीड्स विथ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस. कोई भी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है तो आपको क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना ज़रूरी है. अगर आप कस्टमर के नीड्स को और क्वालिटी प्रोडक्ट अगर नहीं प्रोवाइड करें सर्विसेज का, तो कस्टमर्स फिर आपको रिगेन नहीं होते, फिर से आपके पास नहीं आते कस्टमर्स. ठीक है, वन टाइम सर्विसेज हो जाता आपका, फिर बिजनेस वहीं पर एंड हो जाता. तो बिजनेस को लॉन्ग टर्म अपने को लेके चलना है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में. नेक्स्ट, इनोवेशन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही, कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स भी बढ़ते जा रहे, तो अकॉर्डिंग टू इनोवेशन हर बिजनेसमैन को चाहिए कि वो इनोवेट करना उसमें अपने बिजनेस में. दे फॉस्टर इनोवेशन टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड इम्प्रूव ऑफरिंग्स. ऑफर करना अच्छे और जो है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है, जैसा कि सेल मोबाइल फ़ोन है, हर ईयर क्या हर वन मंथ हर वीक में जो है सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक न्यू फीचर्स ऐड हो रहे. तो वैसा इनोवेशन को अगर अडॉप्ट करें अपन तो इस कॉम्पिटिशन कर सकते हैं अपन मार्केट में और कस्टमर्स को जो है सो ऑफर कर सकते हैं अच्छी इंप्रूव सर्विस. नेक्स्ट, मार्केट एक्सपेंशन. एक्सपेंडिंग मार्केट लोकली एंड ग्लोबली इज ए की ऑब्जेक्टिव रहना हर बिजनेस का. पहले लोकली जो है सो एक्सपैंड करना मार्केट को अपने कंट्री स्टेट वाइज, उसके बाद कंट्री वाइज, फिर उसके बाद जो है सो ग्लोबल वाइज. इकोनॉमिक ग्रोथ. ग्लोबल वाइज बोले तो एक कंट्री से दूसरे डिफरेंट कंट्रीज को अपना प्रोडक्ट जो है सो लॉन्च करना, वैसा मार्केट को अपन एक्सपैंड करना, वो एक ऑब्जेक्टिव रहना बिजनेस का. इकोनॉमिक ग्रोथ. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम. बिजनेस जो है सो ना जस्ट जो बिजनेसमैन है उनके लिए ही नहीं रहता, उसके साथ साथ जो है सो लोग टैक्स पे करते, उससे क्या होता गवर्नमेंट को भी जो है सो फायदा होता. तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस जो है ना, कौन सा भी बिजनेस जो है सो गवर्नमेंट को जो है सो ग्रोथ देता है, हेल्प करता हूँ फाइनेंशियली टैक्स पे करके, तो उससे क्या होता है अपनी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो भी एक एसेंशियल है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बिजनेस क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज. अगर एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा तो उससे कई लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है अक्रॉस सेक्टर्स. ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन. एफिशिएंट रिसोर्स. ऑब्जेक्टिव क्या रहना बिजनेस का कि जो भी रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमल करेक्टली यूटिलाइज करना. एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंस को सही से यूज करना. ह्यूमन बींग्स को मतलब अपने जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उन लोगों को सही यूज़ करना एंड नेचुरल रिसोर्सेज को. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आंसर आपको शॉर्ट में भी आ सकता है. कॉर्पोरेट सोशल CSR. फुलफिलिंग एथिकल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स सोसाइटी. एक बिजनेस के जो भी ऑब्लिगेशंस रहते हैं सोसाइटी के लेके, एथिकल और सोशल ऑब्लिगेशंस जो है सो सोसाइटी के वो भी प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप्स. प्राइमरी इंडस्ट्री ये डील करता नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग जो है सो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता. नेक्स्ट है अपने पास सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये जो है सो सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड रहता है सेकेंडरी इंडस्ट्री. नेक्स्ट, टेरिशियरी इंडस्ट्री फोकसेस ऑन सर्विसेज लाइक रिटेल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, लॉयर, टीचर, ये पूरे टेरिशियरी इंडस्ट्री में आते. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना, वो जो इंडस्ट्रीज रहते हैं उसको एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं. एग्जाम्पल माइनिंग. नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स. नर्सरीज जो रहते हैं वो भी एक टाइप की इंडस्ट्री है जो रिप्रोड्यूस करते हैं लोग प्लांट्स को एंड एनिमल्स को. एग्जाम्पल फार्मिंग. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मोस्टली कम्स अंडर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर. हैवी इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस लार्ज मशीनरी और बड़े बड़े जो मशीन्स रहते हैं उस इक्विपमेंट को बनाना, हैवी इंडस्ट्रीज का काम रहता है, जैसा कि स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. लाइट इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस कंज्यूमर गुड्स. डायरेक्टली जो कंज्यूमर को यूजेबल गुड्स रहते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री? लाइट इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, जैसा कि क्लोथिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है जो डायरेक्टली यूजेबल बाय द कंज्यूमर्स रहते, कंज्यूमर गुड्स रहते, वो लाइट इंडस्ट्री में आते हैं. नेक्स्ट, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर.
जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है उन लोगों का वेलफेयर इंश्योरिंग, फेयर वेजेस देना उन लोगों को, और वर्किंग कंडीशंस सेफ रहना उन लोगों को, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं होना उन लोगों को, स्लीप प्रॉपर रहना, एंड अपॉर्चुनिटीज़। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तो यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि अपने एनवायरनमेंट को जो है सो रिड्यूस करना पोल्यूशन से, और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करना। कम्युनिटी डेवलपमेंट सपोर्टिंग एजुकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज़ को जो है सो एजुकेशन उनके चिल्ड्रन को, और हेल्थ केयर बेनिफिट्स देना उन लोगों को, और लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी है, रोड, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये इसके बारे में कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, एथिकल प्रैक्टिसेस, मेंटेनिंग ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस, ये भी जो है सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑफरिंग क्वालिटी गुड्स एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को जो है सो क्वालिटी, अगर अपन कंज्यूमर को क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें तो अपन जो है सो कंज्यूमर को इंक्रीज कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना कस्टमर्स को। फेयर ट्रेड, डीलिंग एथिकली विद सप्लायर एंड वेंडर्स, सप्लायर और वेंडर्स जो भी सेलर्स रहते हैं उन लोगों के साथ फेयर ट्रेड करना। फेयर ट्रेड बोले तो यहाँ पर टाइमली उन लोगों को अगर कुछ क्रेडिट परचेस करे तो टाइमली प्रोडक्ट देना, और सप्लायर्स को जो है सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है सो सप्लाई करना। लीगल कॉम्प्लियंस, फॉलोइंग लॉज, लीगल कॉम्प्लियंस भी फुलफिल करना, जो भी टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो भी रहता बिजनेस के, वो पूरे लॉ को, रेगुलेशंस को फॉलो करना, स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए बिजनेस को। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना फॉर सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होना बोल के। नेक्स्ट, फोर्थ, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड बोले तो क्या रहता, ट्रेड डिवाइडेड इनटू टू, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। तो यहाँ पर अपने को ट्रेड्स जो है सो डिवाइडेड इनटू इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, अगर अपन एक स्टेट में या एक कंट्री में जो है सो गुड्स को बाई एंड सोल्ड कर रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोल रहे हैं। ट्रेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग प्लस सेलिंग दो करे तो अपने को ट्रेड आता। सो यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रेड में अगर अपन एक स्टेट के अंदर या एक कंट्री के अंदर कर रहे तो वो डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। अगर अपन एक कंट्री दूसरे कंट्री से, अदर कंट्री से अगर ट्रेड कर रहे तो अपने को इंटरनेशनल ट्रेड होता। इसके लिए अपने को एड्स टू ट्रेड, अब ये ट्रेड करने के लिए अपने को क्या ज़रूरत पड़ती, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऐसी पॉसिबल नहीं है ना, तो ये ट्रेड करने, बाई करके अपन गुड्स रॉ मटेरियल को परचेस करके, प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करना, तो उसके लिए जो भी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है अपने को, ये पूरे एड्स टू ट्रेड रहते। ये सेकेंड पॉइंट से लेके आपको 8 पॉइंट तक जो है ये पूरे एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, ट्रेड को अपने आगे बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड को जो है सो कंप्लीट करने के लिए अपने को जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती वो अपने एड्स टू ट्रेड में आते। तो उसके लिए अपने को ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, अब अपन गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, वो कंज्यूमर तक पहुंचना बोले तो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ओनली वी कैन सेल द गुड्स टू द कंज्यूमर। ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से अपन कंज्यूमर तक गुड्स को जो है सो पहुंचा सकते, तो एड्स टू ट्रेड में आता वो ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, बैंकिंग, एक बिजनेस है अपने को करना है अब ये बाइंग सेलिंग, तो इसके लिए अपने को बैंक की हेल्प भी लेना जरूरी है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट लाइक लोन एंड क्रेडिट फॉर ट्रेड। नेक्स्ट, इंश्योरेंस होना जरूरी है अपने को, कोई भी बिजनेस अगर अपन कर रहे हैं तो इंश्योरेंस भी जो है सो एड्स टू ट्रेड में आता। प्रोटेक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम रिस्क, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में आने से पहले अगर उसको इंश्योरेंस का, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट ट्रेड फ्रॉम रिस्क लाइक थेफ्ट, डैमेज और लॉस। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में आने से पहले अगर उसको इंश्योरेंस के जो है सो फैसिलिटी मिल रही है अगर ट्रेडर्स को, तो उससे क्या होता है उन्हें रिस्क लेने के लिए जो है सो रेडी रहता, थेफ्ट, डैमेज और लॉस हुआ तो। नेक्स्ट, वेयर हाउसिंग इंश्योर्स सेफ स्टोरेज ऑफ गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। अब अपन गुड्स को बना के जो है सो डायरेक्टली उसी दिन तो सोल्ड नहीं कर सकते कंज्यूमर्स को, वी हैव टू स्टोर, तो उसके लिए अपने को एड टू ट्रेड में वेयर हाउसिंग भी रहता, सेफ जो है सो अपन यहाँ पर स्टोर करके रख सकते गुड्स को टिल दे आर सोल्ड इन टू द मार्केट। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग प्रोमोट्स गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग कस्टमर। अब अपन गुड्स बना रहे, वो कस्टमर्स को कैसा मालूम होते हैं अपना प्रोडक्ट अवेलेबल है बोल के, उसके लिए अपने को क्या करना रहता है, एडवर्टाइजिंग। तो ट्रेड करना है, बाइंग एंड सेलिंग करना है अगर आपको, तो उसमें जो है सो एडवर्टाइजिंग भी करना, अपने प्रोडक्ट की जो है सो नॉलेज देना, कस्टमर्स को अवेयर करना, ये जो है सो ज़रूरी रहता। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इनेबल स्मूथ ट्रांजैक्शंस थ्रू ईमेल्स के जरिए, फोन्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है सो कम्युनिकेट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में।
नेक्स्ट पैकेजिंग, प्रोटेक्ट गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसिट एंड इम्प्रूव देयर अपील। अपन गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर करना बोले तो पैकेजिंग ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट्स। इससे क्या होता है, अपने को प्रोटेक्ट होते गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसिट, और इससे क्या है, इम्प्रूव देयर अपील, और जो है सो अच्छी पैकेजिंग जो है सो जो कस्टमर्स को जो है सो रेफरेंस अपने को अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज जो है सो पैकेजिंग से जो है सो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो पैकेजिंग अच्छी रहती है एंड इट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड। नेक्स्ट भी है पार्टनरशिप डीड। डेफिनेशन, ए रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या रहता, एक रिटर्न एग्रीमेंट रहता, दो या टू और मोर देन पार्टनर्स अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक रिटर्न एग्रीमेंट रखते हो लोग अमॉन्ग पार्टनर्स, डिफाइनिंग बिजनेस टर्म, बिजनेस के क्या टर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो एक रिटर्न एग्रीमेंट रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब वो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहती है इन्फॉर्मेशन, कैपिटल कितना कॉन्ट्रीब्यूट करे, स्पेसिफाइज हाउ मच ईच पार्टनर इन्वेस्ट इन द रिटर्न फॉर्म में रहता है। अब ए बी सी पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स, ए जो है सो 1 लाख, बी जो है सो 2 लाख, सी जो है सो 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा, तो ये पूरा जो है सो रिटर्न रहता है उसके अंदर। तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा पार्टनर कितना कर रहा, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, ये स्पेसिफाई रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग, कितने रेशियो लोग जो सो कैपिटल रेशियो या जो भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे प्रॉफिट को, वो यहाँ पर स्पेसिफाई करना। स्टेट द रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड। नेक्स्ट रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लियरली आउटलाइन रहना, ईच पार्टनर के ड्यूटीज क्या है। अब यहाँ पर 5 लाख इन्हों इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन इन्हों एक्टिव पार्टनर नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर है ये। स्लीपिंग पार्टनर बोले तो जो भी एक्टिविटीज हो रहे खाली ए और बी हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करना यहाँ पर कि क्लियरली कि सी जो है सो इज ए स्लीपिंग पार्टनर बोल के, तो रूल्स क्या है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो जस्ट इन्हें इन्वेस्ट करना, ये मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। यहाँ पर ये लोग एक्टिव पार्टनर्स है, इन्हों डिसीजंस लेता है, इन्हों डायरेक्टली डील करता है यहाँ पर कस्टमर से, इन्हों जो है सो बैक जो भी प्रोडक्शन का है उन्होंने देता है, जैसे ए जो है सो सेलिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करता। तो ऐसा रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है पार्टनर्स के, वो पूरा क्लियरली आउटलाइन रहता पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट डिस्प्यूट रेसोल्यूशन, प्रोवाइड्स मेथड टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स में इन केस इन फ्यूचर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए तो ये पार्टनरशिप जो है सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जैसा काम करता हो। न्यू पार्टनर्स अगर आ गए तो लेड ऑन कंडीशंस क्या रहते फॉर एडमिटिंग और रिटायरिंग ऑफ द पार्टनर, दैट ऑल्सो लिखे हुआ रहता है उसके अंदर पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट ड्यूरेशन, स्पेसिफाई द पार्टनरशिप टर्म, फिक्स्ड और परपेचुअल। फिक्स्ड है ये या कंटिन्यू ऐसे ही रखना है बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए, 5 ईयर्स के लिए फिक्स है या 2 ईयर्स के लिए फिक्स है, यहाँ पर ड्यूरेशन भी जो है सो स्पेसिफाई करना रहता। नेक्स्ट लीगल वैलिडिटी, एक्ट्स एज एविडेंट इन केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। अगर कुछ लीगल डिस्प्यूट्स आ गए, अगर कोई केस कर दिए दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट जो है सो, तो ये जो है सो लीगल वैलिडिटी के जैसा काम करता है यहाँ पर, एविडेंस थ्रू नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 1 MOA, अगर शॉर्ट में भी आपको डायरेक्टली MOA आया तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में लिखना रहता। नेक्स्ट डेफिनेशन, ए लीगल डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आउटलाइन इन द कंपनीज स्कोप ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव, कंपनी के स्कोप क्या है, ये क्या के बारे में कंपनी स्टार्ट हो रही और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ये पूरा क्लियरली डिफाइंड रहता है इसके अंदर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट रहता जिसमें कंपनी के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो है सो आउटलाइन रहते हैं। पर्पस डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इज स्टेक होल्डर्स, इसमें ऑब्जेक्टिव में इसके स्कोप में लिखे हुआ रहता है कि अदर पार्टीज, स्टेक होल्डर बोले तो आउटसाइडर, अदर पार्टीज से जो कंपनी डील करती उसकी लिमिट क्या रहती है, उसका रिलेशनशिप क्या रहता है, पूरा डिफाइन रहता है इसके अंदर। पर्पस आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेक होल्डर से कंपनी का रिलेशन क्या रहता है वो पूरा डिफाइन रहता है यहाँ पर। क्लॉजेस रहते हैं इसके अंदर, इंक्लूड नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल कितना है एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉजेस, ये पूरे क्लॉजेस रहते हैं इसमें। इंपॉर्टेंस, एक्ट एज द कंपनीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्न इट्स ऑपरेशन, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है अपना, पूरे कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे डिफाइंड रहते हैं, वैसा जो है सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है ये, जिसके अंदर उसके क्या ऑपरेशंस रहते हैं, क्या परफॉर्म करना, क्या गवर्न करना, पूरा जो है सो लिखे हुआ रहता है उसमें। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ कंपनी, जब इनकॉर्पोरेट होती, जब जो है सो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट करना जरूरी रहता। बाइंडिंग डॉक्यूमेंट लीगली बाइंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। अल्टरेशन कैन बी अमेंड, इसमें जो है सो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए एंड अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स लेके अल्टरेशन भी कर सकते। स्कोप रेस्ट्रिक्ट द कंपनी फॉर एक्टिंग बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब जब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक बार जब ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप सेट कर दे रहे बिजनेसमैन यहाँ पर जो है सो, इसमें क्या रहता आप उसके बाद रेस्ट्रिक्ट रहता, लोग इसके बियॉन्ड में नहीं जा सकते, स्कोप जो है सो यहाँ पर डिफाइंड रहता।
नेक्स्ट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इंटरनल रूल्स है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेन डिफरेंस ये है कि ये कंपनी का रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स है और कंपनी के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव विद अदर पार्टी बताता है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डिफाइन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द कंपनीज ऑपरेशन। कंपनी के ऑपरेशन होते जब जो है सो जब यहाँ पर काम चलता कंपनी के अंदर, तो उसके मेंबर्स को इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहते वो जो है सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड रहता। इसका स्कोप क्या रहता? कवर्स मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड शेयर होल्डर के राइट्स रहते हैं इसके अंदर। स्कोप में मैनेजमेंट के बारे में और डिसीजन मेकिंग के राइट्स क्या है और शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या है, ये इसका स्कोप है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मेनली। कंटेंट इंक्लूड्स शेयर इशुएंस, वोटिंग राइट्स, बोर्ड मीटिंग्स कब करना एंड डिविडेंड पॉलिसीज क्या है, इसके कंटेंट रहते। कॉम्प्लीमेंट टू एमओए, एमओए के साथ में रहता है ये। वर्क्स अलॉन्गेबल टू द एमओए, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप को फॉलो करते हुए जो है सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इंटरनल रूल्स में जो है सो अप्लाई करते। तो ये क्या है? अलॉन्ग एमओ कॉम्प्लीमेंट रहता है एमओए के लिए। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन से जो है सो इसमें भी फ्लेक्सिबल है ये ईजिली जो है सो इसको अमेंड कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। लीगल बाइंडिंग, इन्फोर्सेबल बाई लॉ अमॉन्ग द कंपनीज एंड इन मेंबर्स। कंपनी में और उसके मेंबर्स में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक ये लीगल बाइंडिंग के जैसा काम करता है। ऑप्शनल अडॉप्शन, कंपनीज में अडॉप्ट टेबल ए डिफॉल्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनीज एक्ट के हिसाब से टेबल ए है उसको जो है सो डिफॉल्टली अडॉप्ट कर सकते हैं इफ़ नो कस्टम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज क्रिएटेड। अगर ये लोग खुद का एक नया बना रहे तो टेबल ए का डिफॉल्ट उसको फॉलो अप कर सकते कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, इट इज़ फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी फाइल करना जरूरी रहता जॉइंट स्टॉक कंपनी को। नेक्स्ट थर्ड है कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस। कंपनी डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स रहती है प्रॉस्पेक्टस में। नेम, कंपनी का नेम, एड्रेस कहाँ है, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, पर्पस एंड बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या है कंपनी के, वो जो है सो ऑब्जेक्टिव में रहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन ऑथराइज्ड इशूड एंड पेड अप कैपिटल। हर कंपनी का कैपिटल जो भी रहता है वो ऑथराइज रहता है कि कंपनी की लिमिटेशंस इतनी है बोल के, एंड कितना एक्चुअली इशू करे लोग और कितना पेड अप कैपिटल है, पब्लिक कितना अप्लाई करी, ये पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सो प्रॉस्पेक्टस में डिटेल रहता। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, डायरेक्टर और ऑफिसर्स के नेम्स, क्वालिफिकेशंस, उन लोगों का एक्सपीरियंस, ये भी जो है सो की पर्सनल रहता है इसके अंदर, प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट में आता वो भी। इशू डिटेल्स, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स एंड टर्म्स ऑफ ऑफरिंग। प्रॉस्पेक्टस क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट रहता पब्लिक को, जैसा कि अपन कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो लोग अपने को प्रॉस्पेक्टस देते कि उन लोगों का 5 ईयर्स का जो भी 90% लाए हमारे बच्चे, हमारे ये एक्टिविटीज़ होते हैं, जो भी अपने को कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस देखने से मालूम हो जाती, देन विल टेक द एडमिशन इन द कॉलेज। सो इन द सेम वे कंपनी भी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, वो देख के शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट आके शेयर होल्डर्स जो है सो शेयर्स कंपनी के खरीदते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या है, इशू की डिटेल रहती है पूरी, प्राइस कितना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, टर्म्स ऑफ ऑफरिंग। रिस्क फैक्टर्स, पोटेंशियल रिस्क, अगर आप एक कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स लिए इन्वेस्ट करें अगर आपको, तो उसके रिस्क फैक्टर क्या रहते, आपको डिविडेंड फिक्स मिलता या नहीं मिलता, आप उसके पूरे जो है सो आपको फ्यूचर की डिटेल रिस्क के रिगार्डिंग भी यहाँ पर इसमें प्रॉस्पेक्टस में आपको रहता। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्शंस। प्रॉस्पेक्ट में जो है सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिट होते ना, जो बैलेंस शीट, वो पूरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर बताते। लीगल रिक्वायरमेंट्स, कॉम्प्लायंस स्टेटमेंट, कंसेंट एंड एग्रीमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या ये लोग फॉलो कर रहे कंपनी, वो भी जो है सो कंटेंट्स में रहता प्रॉस्पेक्टस के। नेक्स्ट, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या था, अगर कंपनी को जो है सो यहाँ पर डायरेक्टली पब्लिक से पैसे लेना है, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस में क्या था, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स रहते हैं, यहाँ पर पब्लिक रहती, शेयर होल्डर्स में पब्लिक से लोगों को लेना रहा तो प्रॉस्पेक्टस रहता। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या है, ये प्रॉस्पेक्टस के बदले में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करती। कब, ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए कंपनी नॉट ऑफरिंग शेयर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहे, यहाँ पर शेयर्स इशू हो रहे लेकिन पब्लिक को ऑफर नहीं हो रहे। अगर कोई इन्वेस्टर्स उन लोगों के पर्सनल उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो वो प्रॉस्पेक्टस के जैसी स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोल के उन लोग जो है सो बताते हैं यहाँ पर। तो डेफिनेशन क्या है इसका, डॉक्यूमेंट इज इशूड, ये भी कंपनी इशूड करती है लेकिन वहाँ पर प्रॉस्पेक्टस में पब्लिक को इशू करने के लिए शेयर्स, यहाँ पर नॉट ऑफरिंग, दैट इज द मेन point, not offering shares to the public. Purpose, provides information similar to a prospectus
प्रॉस्पेक्टस में जैसा इन्फॉर्मेशन रहती है, यहाँ पर भी प्रॉस्पेक्टस इन स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में भी इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करते हैं फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। मैंडेटरी फाइलिंग रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द, अगर आप प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू कर रहे उसके बदले में स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस भी जो है सो फाइल करना ज़रूरी रहता है रजिस्टर्ड कंपनी से। इसमें कंटेंट क्या रहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है, इसमें भी पूरी फाइनेंशियल डिटेल रहती है एंड डायरेक्टर्स इन्फॉर्मेशन रहती है। अल्टरनेटिव यूज्ड व्हेन ए कंपनी चूजेस नॉट टू इशू ए प्रॉस्पेक्टस, जब इस यह ऑल्टरनेटिव रहता है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड कंपनी विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है इसके अंदर। एप्लीकेबिलिटी रिलेवेंस फॉर प्राइवेट कंपनी, ये जो है सो एप्लीकेबल किसके लिए है, रिलेवेंट फॉर प्राइवेट कंपनीज और दोज रेजिंग फंड फ्रॉम सेलेक्ट इन्वेस्टर्स। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जो है सो 20-50 मेंबर्स मिलके जो है सो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग वहाँ पर वो टाइम पे स्टेटमेंट ऑफ लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते। और दोज रेजिंग फंड्स फ्रॉम सेलेक्ट इन्वेस्टर्स, उन लोगों के इन्वेस्टर्स जो है सो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स सर्कल से है, देन एप्लीकेबिलिटी जब रहता है। लीगल ओब्लिगेशन गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना, बल्कि इसमें भी लीगल ओब्लिगेशंस रहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन रहते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल प्रोमोटर्स, ये लोग बहुत स्पेशलिस्ट हायर्ड रहते हैं फॉर कंपनी फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। ओकेशनल प्रोमोटर्स, ओकेशनल प्रोमोटर्स बोलते हैं जैसा बॉलीवुड से, जैसा कि क्रिकेट से किसी को क्रिकेट प्लेयर को बुला के ओकेशनली प्रमोट करने लगा रहे कोई प्रोडक्ट, तो इंडिविजुअल्स हु प्रोमोट, यहाँ पर इंडिविजुअल्स आके उसको प्रमोट कर रहे कंपनी को ओकेशनली, नॉट एज ए प्रोफेशन नहीं है लेकिन जस्ट ओकेशनली कभी, उसको ओकेशनल प्रोमोटर्स बोलते हैं। फाइनेंशियल प्रोमोटर्स इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स और वेंचर्स कैपिटलिस्ट जो रहते हैं दैट फंड एंड प्रमोट कंपनीज, बैंक और वेंचर कैपिटलिस्ट जो रहते हैं ये लोग भी जो है सो एज ए प्रोमोटर काम करते हैं, फाइनेंशियल प्रोमोटर्स रहते हैं वो कोई कंपनी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इंटरप्रीनियर प्रोमोटर, फाउंडर जो खुद रहता है, जो इंटरप्रीनियर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करता हो, सो फाउंडर हु प्रमोट देयर ओन बिजनेस आइडियाज और वेंचर्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट प्रोमोटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज प्रमोट करती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट टेक्निकल प्रोमोटर्स, एक्सपर्ट्स विद टेक्निकल नॉलेज, अगर उन लोगों को कुछ है, इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग स्पेसिफिक इंडस्ट्री को जो है सो यहाँ पर प्रमोट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रोमोटर, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप सपोर्टिंग एंड लॉन्चिंग न्यू कंपनीज, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मिलके ऑर्गेनाइजेशंस मिलके और ग्रुप सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को एंड लॉन्चिंग मिलके जो है सो फिर न्यू एक कंपनी फॉर्म करते हैं वहाँ पर। मैनेजिंग प्रोमोटर, इंडिविजुअल्स मैनेजिंग एंड प्रोमोटिंग द कंपनी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये क्या रहता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो प्रोमोट करते हैं इंडिविजुअल्स उसको मैनेजिंग प्रोमोटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, गोल अचीवमेंट, हेल्प्स इन अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट अगर रहा तो जो है सो ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलता, ठीक है। तो गोल अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स रहते हैं वो कैसा अचीव होते हैं, हेल्प्स मैनेजमेंट रहने की वजह से अपन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो गोल अचीवमेंट के लिए मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट हेल्प्स इन अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करके रखते हैं अपन कंपनी के, वो किसके थ्रू फुलफिल होते हैं, एम्प्लॉयज को पूरा लेके ऑर्गेनाइज करना, उसको एफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव को अचीव करना एक मैनेजमेंट के जरिए होता वो। नेक्स्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज, जो भी कंपनी के रिसोर्सेज रहते हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना ऑफ रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये पूरों को अगर मैनेजमेंट रहा तो ही जो है सो ये ऑप्टिमल रिसोर्सेज जो है सो यूटिलाइज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटेट इन्फॉर्म एंड स्ट्रैटेजीज डिसीजन। मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है क्या है, इंपॉर्टेंस उसका क्या, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट ओनली टेक्स द डिसीजन, और जो भी फैसिलिटीज रहती है इन्फॉर्म करते स्ट्रैटेजिक डिसीजन के जरिए। टीम कोऑर्डिनेशन, प्रमोट्स कोलैबोरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट का काम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो है सो एम्प्लॉयज को कोलैबोरेट करना और प्रमोट करना, कोलैबोरेशन मिलजुल के जो है सो काम करने को लोगों को डेवलप करना। अडेप्टिबिलिटी, इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अडैप्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे तो उसको अडेप्ट करना मैनेजमेंट का मेन काम है वो। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आइडेंटिफाइज एंड रिजॉल्व इश्यूज इफेक्टिवली। मैनेजमेंट रहने की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेस हो रहे तो लोग इजीली जो है सो आइडेंटिफाई करके वो इशू को रिजॉल्व करती मैनेजमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बिजनेस एंड नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। मैनेजमेंट अच्छी रहने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता, उससे क्या है अपनी कंट्री का प्रोग्रेस होता।
लीडरशिप डेवलपमेंट, इनकरेज टैलेंट ग्रोथ एंड लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छे मैनेजमेंट रहने से क्या होता है, उन लोगों का टैलेंट में लीडरशिप डेवलपमेंट होती। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो है सो लेवल्स रहते हैं यहाँ पर अपने को। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड सीईओ, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए मेन जो रहते सीईओस ऑफ द कंपनी, वो जो है सो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते। नेक्स्ट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मैनेजर्स डिपार्टमेंट के हेड रहते, ठीक है। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड ओवरसी ऑपरेशन, ये लोग भी जो है सो पॉलिसीज को बनाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स डिपार्टमेंट वाइज जो है सो ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं और ओवरसीज ऑपरेशन, और पूरा कैसा हो रहा डिपार्टमेंट में उसको पूरा हैंडल करते हैं। एंड दे प्लेस एज ए लोअर मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में मीडिएटर के जैसा काम करते हैं लोग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स के हेड जो रहते हैं। लो लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स आते हैं इसके अंदर, फोरमैन हैंडल डेली टास्क जो भी होता है अब यहाँ पर, ये जो है सो लो लेवल मैनेजमेंट देखते हैं। एंड गाइड वर्कर्स को भी जो है सो गाइड करते हैं ये लोग। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टॉप लेवल सेट गोल टर्म गोल्स एंड कंपनी विजन। टॉप लेवल का क्या है, स्ट्रैटेजिक गोल उन लोगों का कि कंपनी के विजन को वो करना। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल इंश्योर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप और लोअर लेवल के बीच में कम्युनिकेट करके जो है सो लोग कोऑर्डिनेट करते। टॉप मैनेजमेंट जो भी कंपनी के विजन्स रहते हैं उन लोगों को उसको अकम्प्लिश करने में मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है सो हेल्प करता विद द हेल्प ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट को लेके। एग्जीक्यूशन लोअर लेवल फोकस, मेन काम लोअर लेवल वालों का रहता फोकस करना, टास्क को एग्जीक्यूट करना। ये लोग प्लानिंग करते हैं एंड लोअर लेवल वाले जो है सो एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशनल को एफिशिएंटली। डिसीजन मेकिंग, ईच लेवल मेक डिसीजन अप्रोप्रिएट टू इट्स फंक्शन। अब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली नहीं रहता, यहाँ पर जो है सो फंक्शंस हर लेवल पे, टॉप लेवल के उसके उनके खुद के ओन डिसीजंस रहते हैं, मिडिल लेवल के एंड लो लेवल के। इंटरडिपेंड, ऑल लेवल्स लेकिन फिर भी वर्क टुगेदर करती फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक टास्क एंड प्रोसेस। टेक्निकल स्किल ज़रूरी रहते हैं मैनेजमेंट को फॉर ए स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, एबिलिटी टू व्यू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल एंड स्ट्रेटेजाइज। एंड ह्यूमन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ह्यूमन स्किल में क्या रहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना रहता है और इंटरपर्सनल एम्प्लॉयज़ के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग स्किल रहना, एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को एनालाइज करके जो है सो इम्प्लीमेंट करना सॉल्यूशन को डिसीजन मेकिंग स्किल में आते मैनेजमेंट के। लीडरशिप स्किल, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। लीडरशिप क्वालिटीज़ रहना, उससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को अच्छा गाइड करके मोटिवेट करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेजिंग शेड्यूल एफिशिएंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है मैनेजमेंट का। इस टाइम मैनेजमेंट, कौन से टास्क को प्रायोरिटाइज देना एंड मैनेजिंग शेड्यूल एफिशिएंटली मैनेज करना, ये भी जो है सो स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट में रहता हूँ। अडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू हैंडल चेंजेस एंड चैलेंजेस इफेक्टिवली। एबिलिटी रहना, जो भी चेंजेस आ रहे मार्केट में, जो भी इनोवेशंस आ रहे उसको जो है सो अडेप्ट करना और चैलेंज करके उसको इफेक्टिवली जो है सो ऑर्गेनाइजेशन में जो है सो एप्लीकेबल करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आइडेंटिफाइंग इश्यूज। कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ गए तो उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको फाइंडिंग करना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालना उसका। नेक्स्ट क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट, विजनरी थिंकिंग, एबिलिटी टू फोरसी। एबिलिटी रहना मैनेजमेंट की के फोरसी करना, प्लान फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। फ्यूचर में कुछ भी चैलेंजेस आ गए तो उसको देखने की एबिलिटी रहना और उसको सॉल्व करने की। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना ज़रूरी रहता, क्वालिटी है ये मेन मैनेजमेंट की। क्लियर एंड परसुएटिव इंटरेक्शन विद टीम मेंबर्स के साथ जो है सो क्लियर और अच्छा इंटरेक्शन रहना। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स फॉलो करना है डिसीजन मेकिंग में। कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, वेंडर्स को, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, ये पूरे ऑनेस्टी और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, ये भी मैनेजमेंट की एक क्वालिटी है। एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड करना, उन लोगों को एड्रेस करना, कंसर्न्स एंड नीड्स उन लोगों को देखना, ये एम्पैथी में आता। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मेकिंग इनफॉर्मल एंड टाइमली डिसीजंस लेना।
कॉन्फिडेंस डेमोन्स्ट्रेटिंग सेल्फ अश्योरेंस इन लीडरशिप रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट फॉर द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को सेल्फ कॉन्फिडेंस रहा तो चुनो ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे एम्प्लॉयज से जो है सो दूसरे डिपार्टमेंट से अच्छा डील कर सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को जो है सो आइडेंटिफाई करना। अकाउंटेबिलिटी टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स एंड एक्शंस। मैनेजमेंट बोले तो सिर्फ जो है सो डिसीजंस नहीं लेना बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और आउटकम का और एक्शन का जो भी हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबल भी रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिटी इन स्ट्रेंथ बोल के भी आता कभी एग्जाम में। डेफिनेशन प्रोमोट्स हार्मोनी एंड यूनिटी अमॉन्ग टीम मेंबर्स। इसमें मैनेजमेंट का ये एक काम है कि प्रोमोट करना हार्मोनी और यूनिटी अमॉन्ग द टीम मेंबर्स। एक टीम मिलके अगर कुछ काम कर रही है तो उसमें जो है सो हार्मोनी और यूनिटी रहना, उसको प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स बोलते हैं। नेक्स्ट टीम वर्क एंकरेज कोलैबोरेटिव एफर्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टीम वर्क मिलके जो है सो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट करना। एम्प्लॉय मोरल, इससे क्या होता, यूनिट मिलके सब टीम वर्क में करे तो एम्प्लॉय में मोरल आता, बूस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ता उन लोगों के अंदर और सेटिस्फैक्शन आता एम्प्लॉयज़ में एक दूसरे से। कॉन्फ्लिक्ट टॉप मैनेज टीम बोले तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल पूरे मिलके जो है सो एक टीम के जैसा बन के अगर काम करे तो इससे क्या होता है एम्प्लॉयज़ में, लो लेवल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ में भी कॉन्फिडेंस आता और एम्प्लॉयज़ जो है सो अरे मैनेजमेंट भी हमारे साथ मिलके काम कर रही बोल के उन लोगों को सेटिस्फैक्शन रहता उससे। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कुछ हो गया तो उसको दूर करना डिस्प्यूट्स को। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स ओपन डायलॉग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। टॉप मैनेजमेंट ऐसा ओपनली बात करना लोअर लेवल को और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इजीली जो है सो समझ में आने जैसा। इन लोगों में कुछ डर नहीं रहना, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे डायरेक्टली दे इन लोग जो है सो कम्युनिकेट कर सकना टॉप लेवल मैनेजमेंट से। वैसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहना इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। मोटिवेशन स्ट्रेंथ एम्प्लॉयज कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है मोटिवेशन रहने उन लोगों को मोटिवेट करे, बोनस देना उन लोगों को एम्प्लॉयज़ को, वीकेंड हॉलीडेज देना उन लोगों को। स्ट्रेंथ एम्प्लॉय में स्ट्रेंथ आती, कमिटमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती उससे। ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस फोस्टर एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट लीडिंग टू बेटर रिजल्ट। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होती है अल्टीमेटली। लीडरशिप रूल मैनेजर मस्ट इंस्टिल ट्रस्ट एंड यूनिटी अमॉन्ग टीम मेंबर्स। मैनेजर जो भी रहते वो लोग जो है ना टीम मेंबर्स के ऊपर जो है सो ट्रस्ट करना, लीडरशिप रोल वैसा रहना, यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ती रहना। Unit 4 Planning and Organizing. First question line and staff management. Definition a management structure combining line authority and staff expertise रहता है इसमें। लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट में दोनों रहते हैं, कंबाइन लाइन अथॉरिटी रहती और स्टाफ एक्सपर्टाइज रहता है। यहाँ पर लाइन अथॉरिटी किसको बोलते हैं, इन्वॉल्व डायरेक्ट सुपरविजन एंड डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है इसके अंदर लाइन अथॉरिटी में। स्टाफ रोल प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एडवाइस एंड सपोर्ट टू द लाइन मैनेजर। ये लाइन मैनेजर और ये स्टाफ है, तो स्टाफ का काम क्या है, यहाँ पर लाइन मैनेजर को एडवाइस देना, स्पेशलाइज्ड सपोर्ट करना और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइन मैन अथॉरिटी की रहती। एफिशिएंसी इनहेंस डिसीजन मेकिंग थ्रू एक्सपर्ट गाइडेंस। यहाँ पर एक्सपर्ट लाइन में डायरेक्टली जो है सो सुपरवाइज करते हो लोग, हाँ, तो इससे क्या था एफिशिएंसी बढ़ जाती। कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ। लेकिन ये लाइन स्टाफ में क्या है कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल रहता है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना एक दूसरे से, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते। फ्लेक्सिबिलिटी बैलेंस ऑपरेशनल कंट्रोल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर ऑपरेशनल कंट्रोल एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज। यहाँ पर मैनेजर जो भी डिसीजन ले रहा डायरेक्टली जो है सो यहाँ पर स्टाफ से जो है सो डायरेक्ट डिस्कस करने की वजह से यहाँ पर दोनों में टीम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ऑपरेशन कंट्रोल में। मिडिल मैनेजमेंट नहीं रहती इसमें, लाइन एंड स्टाफ डायरेक्टली मेन टॉप मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट दोनों में जो है सो यहाँ पर काम चलता, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। एग्जाम्पल्स HR एंड लीगल टीम्स सपोर्ट। अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि HR टीम है और लीगल टीम दोनों मिलकर अगर लाइन स्पेसिफिक डिसीजंस दिए तो यहाँ पर अच्छा रहता। इंपॉर्टेंस इंश्योर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड प्रोफेशनल एडवाइस इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में आपको MBO स्टेप्स इन MBO बोल के भी आ सकता क्वेश्चन। डेफिनेशन ए गोल सेटिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ए गोल, यहाँ पर गोल को सेट करते। अप्रोच वेयर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ कोलैबोरेटरी डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ दोनों मिलके जो है सो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको डिफाइन करते, यहाँ पर गोल सेट करते। फोकस अलाइन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। यहाँ पर इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है सो एफिशिएंटली फोकस होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप्स गोल सेटिंग, पहला काम क्या है, स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सेट करना है गोल को, क्लियर रहना, वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स रहना।
एक्शन एंड प्लानिंग, एक्शन लेना और उसके ऊपर प्लानिंग करना, उसके ऊपर एक्शन लेना। डेवलप स्ट्रैटेजीज टू अचीव द गोल्स। इम्प्लीमेंटेशन, असाइड टास्क एंड एग्जीक्यूटिव प्लान, यहाँ पर जो है सो टास्क जो भी रहता ईच एंड एम्प्लॉय को क्लियरली असाइन करना और वो प्लान ऑर्गेनाइजेशन के जो भी है उसको एग्जीक्यूट करना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रेगुलरली जो है सो ट्रैक करना प्रोग्रेस को टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव की तरफ अपना प्रोग्रेस। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ईयर में अपना ऑब्जेक्टिव है कि इतना प्रॉफिट अपन अर्न करना, तो एवरी मंथ जो है सो उसको रेगुलरली ट्रैक करना कि अपन वो अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को। ईयरली जो प्रॉफिट अपना सेट करके रखे उसको मॉनिटर करते रहना। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, एक्सेस आउटकम एंड प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो है सो लेते रहना। यहाँ पर पार्टिसिपेशन, इंकरेज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में लोग क्या करते हैं, इंकरेज करते हैं कि पूरे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है सो इन्वॉल्व रहना। क्लैरिटी रहती है, इम्प्रूव फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल, हर एक जना अपने अपने रोल को क्लियर आइडेंटिफाई करने से क्या होता, यहाँ पर अकाउंटेबल रहते हैं ईच एम्प्लॉय। अकाउंटेबिलिटी, एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल, क्लैरिटी रहने से क्या होता है, अकाउंटेबल, एम्प्लॉइज आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो है सो ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट कैच करके उन लोगों को पूछ सकते हैं जो भी डिफेक्ट रहेगा। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्ट टू चेंजिंग प्रायोरिटीज, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहना कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रहे एम्प्लॉयज़ को गोल को अचीव करने में, तो लोग जो है सो जो भी रूल्स एंड सेट डिसीजंस जो मैनेजमेंट लिए, रूल्स रेगुलेशन जो भी सेट है उसमें जो है सो चेंजेस करके अकॉर्डिंग टू लोअर लेवल मैनेजमेंट की कुछ बात कुछ चेंज करके जो है सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, वैसा फ्लेक्सिबिलिटी रहना। रिजल्ट ओरिएंटेड, ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस थ्रू गोल अलाइनमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड रहना, ड्राइव हर कोई, और चाहे मैनेजमेंट रहें दो, मिडिल में मैनेजमेंट टॉप रहें दो या लो, पूरे मिलके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को गोल को अलाइन करने के लिए काम करना यहाँ पर। Next we have third question, formal and informal organization. Organization are of two types, formal organization and informal organization. Formal organization एक structure system है, rules and regulations set रहते हैं, responsibilities यहाँ पर एक structure system रहता formal organization का। कैरेक्टरिस्टिक, इस्टेब्लिश रूल्स रहते, क्लियर हिरार्की रहता, हर एक एम्प्लॉय का, हर एक डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर रूल जो है सो हिरार्की नेचर में जो है सो क्लैरिफाई रहता है यहाँ पर। एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है, नेटवर्क ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन, यहाँ पर जो है सो पर्सनल रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन एक दूसरे से कैसा है एम्प्लॉयज़ का और मैनेजमेंट का रिलेशन, वो डिफाइन करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। क्या नो फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहता, दोनों मिलकर अंडरस्टैंडिंग में जो है सो पॉलिसीज बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर कुछ फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं रहता। ड्राइवन बाय एम्प्लॉय कनेक्शन। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, फॉर्मल में जो है ना रिलाइज ऑन ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल चैनल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है यहाँ पर। इनफॉर्मल यूजेस कैजुअल इंटरेक्शन, एनी टाइम एनी वेयर जो है सो लोग बिजनेस के उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल टाइमिंग्स के बेस पे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काम करती। फ्लेक्सिबिलिटी, इनफॉर्मल इज मोर अडेप्टेबल रहता टू इमीडिएट, कुछ चेंजेस अगर करना है, इमीडिएट एक्शन लेना है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और जो है सो मैनेजमेंट इमीडिएटली जो है सो डिसीजन को ले लेते हैं विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स, तो इमीडिएट एक्शन होता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में इफ़ एनी चेंजेस दे वांट टू डू, लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल कन जाना इन्फॉर्मेशन, फिर वो टॉप लेवल कन जाना, देन दे विल टेक द डिसीजन, थोड़े कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से एडवाइस लेना, देन दे विल टेक द डिसीजन, तो वैसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती कंपेयर टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी रहती। कोऑर्डिनेशन, फॉर्मल प्रोवाइड स्ट्रक्चर, फॉर्मल में क्या है पूरा स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर, वाइल इनफॉर्मल फोर्सेड कैमरेडम, यहाँ पर जो है सो देन एंड देर लोग जो है सो डिसीजंस को ले सकते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं यहाँ पर। डिसीजन मेकिंग, फॉर्मल डिसीजंस फॉलो प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत प्रोटोकॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशन, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी प्रोटोकॉल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, उसके बेसिस पे जो है सो फॉर्मल में ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेना पड़ता, उससे बियॉन्ड नहीं जाना रहता। इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस देम इनडायरेक्टली। कॉन्फ्लिक्ट, इनफॉर्मल रिलेशनशिप में कॉज क्लैशेस, लेकिन विथ फॉर्मल रूल्स से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर रहा रिलेशनशिप तो यहाँ पर क्लैशेस आ सकते। इंटीग्रेशन, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो दोनों जो है सो इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट अप्रोचेस टू प्लानिंग, टॉप डाउन अप्रोच, एक प्लान अपन बनाया ऑर्गेनाइजेशन में, तो मेन वो वहाँ से जो लेके जो है सो टॉप एग्जीक्यूट हुए तक कैसा प्लान अप्रोच होता।
टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, प्लान्स जो भी रहते टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करती एंड उसको इम्प्लीमेंट कौन करते, लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट करते। बॉटम अप ये टॉप से डाउन में आ रहा, ठीक है, टॉप से डाउन में फ्लो हो रहा है, ये टॉप से डाउन में। बॉटम अप अप्रोच में तो एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स कंट्रीब्यूट टू द प्लानिंग प्रोसेस। यहाँ पर जो है सो एम्प्लॉइज ये टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ का अप्रोच कैसा रहता, एम्प्लॉइज पूरे, जैसा कि यूनियंस रहते थोड़े ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर यूनियन एम्प्लॉइज पूरे लेवल के मिलके जो है सो प्लानिंग को प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर कंटीजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्स फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट और रिस्क। यहाँ पर जो है सो कंटीजेंसी प्लानिंग रहती, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर रिस्क को जो है सो कैसा हैंडल करना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल डायरेक्शन को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में लेते हैं लोग। टैक्टिकल प्लानिंग इन्वॉल्व्स मीडियम टर्म प्लान्स स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को टैग करने के लिए। ऑपरेशनल प्लानिंग फोकस ऑन शॉर्ट टर्म एक्शंस के लिए, डे टू डे टास्क के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग रहती। सिनेरियो प्लानिंग एक्सप्लोर मल्टीपल पोटेंशियल फीचर्स एंड डेवलप रिस्पॉन्सेस। In iterative approach, plans are reviewed and adjusted based on feedback and progress. Next we have factors influencing the span of management. Complexity of task, complex tasks जो भी रहते हैं require a narrower span for better supervision. अगर कोई टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है तो यहाँ पर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोले तो मैनेजमेंट कैसा जो है सो सुपरवाइज करती है। अगर कोई मैनेजमेंट डायरेक्टली सुपरवाइज कर रही तो उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर फैक्टर्स क्या रहते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है तो नैरो स्पैन फॉर बेटर सुपरविजन, नैरो स्पैन रहना लोगों का, मतलब कम डिपार्टमेंट से रहना। यहाँ पर मैनेजर्स कॉम्पिटेंस, स्किल्ड मैनेजर्स कैन हैंडल ए वाइडर, अगर वाइडर स्पैन है, एक 20 डिपार्टमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे एम्प्लॉयज़ को देखना, पूरा हैंडल करना, तो उसके लिए स्किल्ड मैनेजर की ज़रूरत रहती। एम्प्लॉयज़ क्या कॉम्पिटेंस, एक्सपीरियंस एंड कैपेबल एम्प्लॉयज़ अगर रहे समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन में, रेड्यूस द नीड फॉर क्लोज सुपरविजन। अब एक स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर जो है सो ऑल BEd टीचर्स है, पूरा अच्छा मैनेज कर ले रहे हो लोग, तो डायरेक्टर्स जो रहता है उन लोगों को सुपरविजन की कम ज़रूरत पड़ती है। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करने के लिए कि मैनेजमेंट को कितना टाइम देना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। एक्सपीरियंस अगर कैपेबल एम्प्लॉय है तो क्या होता, क्लोजर विजन जरूर करने की जरूरत नहीं रहती मैनेजमेंट को। यहाँ पर ज्योग्राफिकल स्प्रेड, वाइडर स्प्रेड, अगर आपका बिजनेस जो है सो डिफरेंट कंट्रीज में अगर है, वाइडर स्प्रेड ऑफ एम्प्लॉयज नैरो द स्पैन ड्यू टू कम्युनिकेशन चैलेंजेस। नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, रूटीन एंड स्टैंडर्ड टास्क अलाउ फॉर ब्रॉडर स्पैन, ये नेचर ऑफ वर्क पे भी डिपेंड रहता है कि अगर आपका रूटीन वर्क है, डेली है बेसिस पे, अगर आपका कुछ प्रोडक्शन का है तो मैनेजर को यहाँ पर डेली देखना पड़ता है स्टैंडर्ड टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा डेली वाइज। कम्युनिकेशन सिस्टम, एफिशिएंट सिस्टम अगर रहा अगर ऑर्गेनाइजेशन का, इनेबल मैनेजर्स टू ओवरसी मोर एम्प्लॉयज़, तो मैनेजर्स को क्या है यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आराम से जो है सो देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफन हैव नैरो स्पैन, अगर अच्छा और सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रहा तो उससे भी जो है सो नैरो स्पैन रहता मैनेजमेंट का। सपोर्ट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, टेक्नोलॉजी इनहेंस द मैनेजर्स कैपेसिटी। सपोर्ट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ और टेक्नोलॉजी की वजह से इन्हांस कर देता मैनेजर्स की कैपेसिटी को। नेक्स्ट अगर ज़्यादा स्टाफ है, हाईली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे तो मैनेजर्स की कैपेसिटी भी वहाँ पर इन्हांस हो जाती। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट वी हैव अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अथॉरिटी डेफिनेशन, द लीगल राइट टू मेक डिसीजंस। अथॉरिटी किसको बोलते हैं, लीगली उस एक मैनेजर को, एक डायरेक्टर को, एक कंपनी के जो राइट रहता है लोगों को लीगली मेक डिसीजंस के लिए, इशू कमांड्स इशू कर सकते हैं लोग और इंश्योर कॉम्प्लियंस, इसको अथॉरिटी बोलते हैं। टाइप्स में क्या है, लाइन अथॉरिटी रहती है, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल, 3 टाइप्स के रहते हैं। डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट, अथॉरिटी को क्या है डेलीगेट भी कर सकते हैं सबऑर्डिनेट को फॉर एफिशिएंसी। टॉप मैनेजमेंट अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है तो इस डिपार्टमेंट के हेड को जो है सो अब अथॉरिटी डेलीगेट करते, उन्होंने एक ही पूरा हैंडल नहीं कर सकते, पूरे एम्प्लॉयज़ को इस पर्टिकुलर जाके नहीं देख सकते बोल के टॉप मैनेजमेंट क्या करते, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड को जो है सो अथॉरिटी डेलीगेट कर देती कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कुछ डिसीजंस अगर है तो आप उसको ले सकते। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस एंड आउटकम्स। अकाउंटेबिलिटी, अब जब अथॉरिटी दे दिए तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो है सो हेड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो एक्शन के लिए, वो आउटकम के लिए। सोर्स डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लीडरशिप, अथॉरिटी कहाँ से आती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें क्या है स्ट्रक्चर आपका। अगर ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट को है या लो लेवल मैनेजमेंट को है, उससे जो है सो डिपेंड रहता है लीडरशिप क्वालिटी किसको कैसा मिलना है। अब स्टाफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है सो प्लानिंग
करते हैं यहाँ पर। लाइन अगर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट लेते, तो वैसा सोर्स जो है सो डिराइव करता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे और लीडरशिप पे। स्कोप लिमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स पॉलिसीज एंड लीगल, कितना भी आपको अथॉरिटी पावर है दो, लेकिन आपको स्कोप रहता है, एक हद रहती, ये लिमिट में जो है सो आप डिसीजंस को ले सकते। आप एम्प्लॉय को 6 आवर्स टू 8 आवर्स वर्क ले सकते, आप उससे ज़्यादा उसमें नहीं कर सकते, आपकी अथॉरिटी है बोल के आप इलीगली एम्प्लॉयज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वैसा जो है सो स्कोप रहता है यहाँ पर, लिमिटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज़ के हिसाब से, लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से आपकी एक हद रहती है अथॉरिटी जो भी मैनेजमेंट को दे रहे हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस, इंश्योर ऑर्डर, डिसिप्लिन रहना, स्मूथ फंक्शनिंग रहना ऑर्गेनाइजेशन में, ये अथॉरिटी के साथ ये भी आपको इंपॉर्टेंस रहती। बैलेंस, रिक्वायर अलाइनमेंट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अवॉइड मिसयूज और इनएफिशिएंसी नहीं होना ऑर्गेनाइजेशन में, बैलेंस रहना आपके वर्क में। नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली वर्क होना बोले तो उसके क्या टेक्निक्स रहते। क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसका ऑब्जेक्टिव पहले तो है ना एम्प्लॉयज़ को टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक एम्प्लॉयज़ को क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना, तो उससे क्या है कोऑर्डिनेशन रहता है एक दूसरे डिपार्टमेंट से। इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क टुवर्ड कॉमन गोल, तो जब क्या है अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रहे तो उन लोग कॉमन गोल को पाने के लिए अचीव करते हैं। अब एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर क्या रहता है टॉप मैनेजमेंट रहती है वहाँ पर क्लियर ऑब्जेक्टिव की, अब ये हमको 100% रिजल्ट लाना है, तो टॉप मैनेजमेंट वहाँ पर ऑफिस का जो मैनेजमेंट रहता है, टाइमली पेपर जो भी लेक्चरर्स को ज़रूरत रहती है रिक्वायरमेंट की प्रिंट की वो प्रोवाइड करना, लेक्चरर्स कोऑर्डिनेट करना, स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट करना, जब जाके जो है सो कॉमन गोल अचीव होता है वहाँ पर। तो क्लियर ऑब्जेक्टिव रहा तो इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट मिलकर वर्क करना पड़ता कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना, फैसिलिटेट टाइमली एंड एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन फ्लो होना, स्टूडेंट्स को टाइम टेबल प्रोवाइड करना, ठीक है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहना, अपने को कितने दिन में कितने डे में कितना वर्क करना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फ्लो अगर हुई, इनफ्लो आउटफ्लो या टॉप से फ्लो होना या बॉटम से फ्लो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो रही वो टाइमली होना। प्रॉपर डेलीगेशन, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर जो है सो प्रॉपर डेलीगेशन रहना, आपके जो भी काम है वो जो है सो डेलीगेट करना, डेलीगेट बोले तो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। डेलीगेट इज अथॉरिटी जो रहती है उसको अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने को डेलीगेट बोलते हैं, तो प्रॉपर डेलीगेशन रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहना। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स रहना, एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म पॉलिसीज बोले तो जैसा कि अपन डिप्रिसिएशन में करते स्टेट लाइन मेथड, तो वैसा कुछ पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के यूनिफॉर्म है तो एम्प्लॉयज़ को इंटरेस्ट आता और जो है सो काम फिर सेम रिपीट नेक्स्ट ईयर करना है बोल के उन लोगों को जो है सो इंप्रूवमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है उन लोगों की। अगर प्रैक्टिसेस को चेंज कर दिए वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं रखे तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। इंटीग्रेशन मीटिंग, कंडक्ट रेगुलर मीटिंग्स करना फॉर अलाइनमेंट अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स में अलाइनमेंट रहना बोल के पूरे डिपार्टमेंट्स को बुला के फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स होते रहना। सुपरविजन, मॉनिटर एक्टिविटीज़ टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजर रहना एक पूरे डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। टेक्नोलॉजी यूज़ करना, इंप्लीमेंट टूल्स लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर कोलैबोरेशन। कॉन्फ्लिक्ट को, अगर कुछ डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए तो उसको लीगली जो है सो एफिशिएंटली जो है सो उसको हैंडल करना, कोऑर्डिनेट होना वर्क बोल के, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी होना ज़रूरी रहता है। टेक्निक, एड्रेस एंड रिजॉल्व इंटर डिपार्टमेंट डिस्प्यूट्स जो भी अगर आ गए तो प्रॉम्प्टली उसको सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग और कंट्रोल में क्या रिलेशनशिप है। प्लानिंग क्या रहता, इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्ट, प्लानिंग में क्या रहता ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना और यहाँ पर डिटरमाइन द पाथ, यहाँ पर रास्ता बताते कि कैसा उसको अचीव करना, ठीक है। ये अपने को प्लानिंग में रहता, सेट करना ऑब्जेक्टिव्स एंड शो द वे हाउ टू अचीव दैट। कंट्रोल में क्या रहता, मॉनिटर, अब ये प्लानिंग बना दिए, ठीक है, उसके बाद जो है सो ये काम कैसा हो रहा, एक्टिविटीज़ कैसा हो रहे उसको जो है सो अलाइन करना, प्लान गोल के हिसाब से हो रहा नहीं हो रहा उसको कंट्रोल करना ज़रूरी रहता। तो प्लानिंग एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव रहते इसके बीच में क्या रहता, कंट्रोल रहता, ठीक है। प्लानिंग बनाते किस लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता, जो भी रूल्स रेगुलेशंस रहते, जो भी वे रहता वहाँ तक पहुँचने का उसको कंट्रोल करना पड़ता, मॉनिटर करना पड़ता। इंटरडिपेंडेंस, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते, प्लानिंग और कंट्रोल। प्लानिंग रही तो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल करने तो कंट्रोल डायरेक्टली अपन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक दूसरे पे लोग इंटरडिपेंडेंट्स है। कंट्रोल रिलाइज ऑन प्लानिंग, प्लानिंग रही तो कंट्रोल कर सकते हो फॉर बेंचमार्क। प्लानिंग डिपेंड्स ऑन कंट्रोल फॉर फीडबैक, अब यहाँ पर कंट्रोल करे तो जिन लोगों को मालूम होता कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का अपन गोल अचीव कर सक रहे या नहीं कर सक रहे, फ्री फीडबैक से मालूम होता है कंट्रोल करते जब अपने को कि अपना जो भी
सेट करें अपन गोल, उसको अचीव कर रहे या नहीं कर रहे अपन। फीडबैक लूप, कंट्रोल प्रोवाइड्स इनसाइट फॉर रिफाइनिंग फ्यूचर प्लान्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, प्लानिंग सेट करता है स्टैंडर्ड पूरे, कंट्रोल करता मेजर अगेंस्ट देम। प्लानिंग क्या काम क्या है, सेट करना है स्टैंडर्ड्स को, कंट्रोल क्या करता, मेजर करता उसको अगेंस्ट देम, उसके मतलब हो रहा नहीं हो रहा उसके हिसाब से मेजर करता उन्होंने। गोल अलाइनमेंट इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसेक्यूटिव परस्यूट, मेन मकसद क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना, कंसिस्टेंटली हो रहा ना उसके हिसाब से अपन जा रहे या नहीं जा रहे। नेक्स्ट करेक्टिव एक्शंस, कंट्रोल आइडेंटिफाइज डिविएशंस, कंट्रोल करने से क्या होता है, डिविएशंस जो भी रहते हैं, डिविएशंस बोले तो अप एंड डाउन। अब अपने को ये ईयर में 2024 है, अब 24 में अपने को जो है सो 50,000 यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पर अपन कर सक रहे या नहीं सक रहे, डेविएशन हो रहा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर लेना उसके लिए। अब यहाँ पर लास्ट मंथ बचे हुआ है दिसंबर 1 मंथ तक अपन 40 तक पहुँचे, 10 यूनिट्स को और कैसा करना, क्या करेक्टिव मेजर्स करें तो अपन अपने अचीव को गोल को अचीव कर सकते, 50,000 यूनिट्स दिसंबर 31 तक प्रोड्यूस कर सकते, उसके लिए करेक्टिव एक्शन। तो ये कैसा मालूम हो रहा है अपने को, 10,000 1 मंथ में करना है, बल्कि कंट्रोल बताता अपने को ये डेविएशंस को, और उसको क्या करते हैं अपन प्रॉम्प्ट करेक्टिव मेजर्स भी कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, बोथ वर्क टुगेदरली, एक साइकिल के जैसा चलते रहता है, इन्हें प्लानिंग करता है, इन्हें कंट्रोल, फिर प्लानिंग होती, फिर कंट्रोल, फिर प्लानिंग, फिर कंट्रोल, एक साइकिल के जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होते रहता है यहाँ पर। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव कंट्रोल, अब यहाँ पर ये कंट्रोलिंग अपन जो देखे उसको इफेक्टिव कंट्रोल करना है तो क्या करना, सेम क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना, एक्यूरेसी रहना, कंट्रोल सिस्टम शुड प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, टाइमलेसनेस, एक टाइम मॉनिटर कर देना वालों को, करेक्टिव एक्शन लेना अगर टाइम पे नहीं हो रहा तो, फ्लेक्सिबिलिटी रहना, कंट्रोल मैकेनिज्म शुड अडेप्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के चेंजेस को अडेप्ट करे हुए जैसा रहना, सिंप्लिसिटी रहना, प्रोसीजर्स जो भी रहते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं लोगों को समझ में आए जैसे रहना, और कॉस्ट इफेक्टिव, कंट्रोल सिस्टम शुड जस्टिफाई देयर कॉस्ट थ्रू बेनिफिट्स, जितना अपन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वो कर रहे हैं उसके हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट भी अपने को मिलना, प्रोडक्शन में इम्प्लीमेंट इंक्रीमेंट भी होना यहाँ पर। पार्टिसिपेशन एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स जो है सो कंट्रोल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। इंटीग्रेशन, कंट्रोल शुड अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल मिलेवर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और स्ट्रेटजीज को पाने के लिए कंट्रोल करना है बोल के अपने को वो इंटीग्रेशन रहना, माइंड में सेट रहना सब लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के लोगों को। नेक्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेशन डिसेंट्रलाइजेशन, अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज, डेलीगेट, जो भी आया आप आंसर वही लिख सकते हैं, ठीक है। डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर, अब यहाँ पर डेलीगेट कर दे किसको, डिसीजन मेकिंग पावर को टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की, ऑर्गेनाइजेशन की जो हिरार्की रहती, हिरार्की बोले तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, तो यहाँ पर जो है सो टॉप मैनेजमेंट डेलीगेट कर दे रहे हैं लोगों के डिसीजन मेकिंग पावर को लो लेवल को, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इनकरेज क्विक डिसीजन मेकिंग अडेप्ट, अगर डिसेंट्रलाइजेशन रहा तो यहाँ पर कुछ सडन डिसीजन लेना रहा तो ये लोग ईजिली ले सकते हैं। एम्पावरमेंट, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लोगों को मोटिवेशन आता, सबऑर्डिनेट्स का काम करने में लोगों को इंटरेस्ट आता है यहाँ पर। टॉप मैनेजमेंट जो है सो दूसरे कामों के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करके फोकस कर सकती है, यहाँ पर ये लोग अपना खुद का डिसीजन लेके अगर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एफिशिएंसी कर रहे हैं यहाँ पर, तो टॉप मैनेजमेंट क्या है दूसरे कामों में, डिसीजन लेने में, अदर पॉलिसीज में जो है सो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है सो उसमें अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। इंप्रूव एफिशिएंसी, डेली डिसेंट्रलाइज कर दी अथॉरिटी तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी यहाँ पर, डिसीजन ले लो बोल रहे लोगों को टाइम पे, तो उससे क्या आता है इंप्रूवमेंट आता, काम को जो है सो लोग अच्छा इंटरेस्ट से करते। लोकल एक्सपर्टाइज, डिसीजंस आर मेड क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, एक्सपर्ट होते जाते उसमें लोग। रिस्क, रिक्वायर कॉम्पोनेंट एम्प्लॉइज टू अवॉइड एरर्स एंड मिसमैनेजमेंट, रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, लेकिन इसके लिए क्या है यहाँ पर जो लो लेवल को जो दे रहे हैं उसमें कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज रहना, एम्प्लॉइज बहुत अच्छे रहना, तो अवॉइड कर सकते एरर्स को। बैलेंस, मस्ट मेंटेन सम लेवल ऑफ सेंट्रल कंट्रोल टू फॉर कोहेरेंस एंड यूनिफॉर्मिटी रहना ज़रूरी है।